क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पहचान की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं? चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव वंश की उस प्राचीन वैदिक अवधारणा का अन्वेषण करते हैं जो हमारी गहन पौराणिक कथाओं और आज की मॉडर्न जेनेटिक्स के बीच एक बेहद अद्भुत पुल का काम करती है। हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हजारों सालों से हमारे डीएनए और हमारी पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं। हिंदू और वैदिक संस्कृति को अगर आप करीब से देखें तो दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी महान ऋषि की संतान माना जाता है। अब गोत्र का सीधा सा मतलब क्या है? इसका अर्थ है एक ऐसा वंश जो उस एक मूल पूर्वज या ऋषि से शुरू हुआ हो। इसे सिर्फ एक उपनाम या सरनेम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में एक ऐसा अदृश्य धागा है जो आज के इंसान को सीधे उस आदिकाल के ज्ञान और परंपरा से जोड़ता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। गोत्र की शुरुआत कैसे हुई, वो पहले 4 और फिर अन्य 4 मूल ऋषि कौन थे, इस पूरी परंपरा के पीछे का असली विज्ञान क्या है, और अंत में समझेंगे डीएनए का हमारे प्राचीन वंश से कनेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। आखिर इस गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति हुई कैसे? जब हम इसकी मूल को खंगालते हैं तो कहानी एकदम सृष्टि के आरंभ से शुरू होती है, यानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से। इन्हीं मानस पुत्रों को सप्तऋषि के रूप में जाना गया। यही वो मूल जड़ या आधार थे जहां से आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। सोचिए, ब्रह्मांडीय स्तर से शुरू होकर ये व्यवस्था हम इंसानों तक कैसे पहुंची। ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। यहाँ हम उन पहले 4 महान ऋषियों को जानेंगे जिन्होंने इस विशाल वंशावली की नींव रखी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है ऋषि कश्यप का। इन्हें सृष्टि का पिता भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी कई पत्नियां थीं जिनसे देव, दानव, यक्ष और गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी वजह से कश्यप गोत्र को सबसे विशाल माना जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसे एक यूनिवर्सल गोत्र भी कह सकते हैं। अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता होता तो वो अक्सर कश्यप गोत्र अपना लेते हैं, क्योंकि अंततः हम सब कहीं न कहीं उन्हीं के विशाल वंशावली का हिस्सा हैं। अगला नाम है ऋषि वशिष्ठ का। ये शुद्ध बुद्धि और नेतृत्व के प्रतीक हैं। आपने रामायण में सुना होगा, वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुलगुरु और स्वयं भगवान राम के गुरु थे। शांति और अनुशासन का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है। उनके पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय भी थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। उनका गोत्र आज भी सात्विकता और गहन ज्ञान को दर्शाता है। अब बात करते हैं अदम्य साहस और बदलाव के प्रतीक ऋषि विश्वामित्र की। इनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जन्म से वो कोई ऋषि नहीं थे, बल्कि एक क्षत्रिय राजा थे। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या के बल पर उन्होंने खुद को बदला और ब्रह्मर्षि का सर्वोच्च पद हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, आज जो करोड़ों लोग पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसकी रचना विश्वामित्र जी ने ही की थी। ज्ञान और शिक्षा के प्रसार की बात हो तो ऋषि भारद्वाज का नाम सबसे ऊपर आता है। ये आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान और अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रकांड विद्वान थे। शिक्षा को लेकर उनका विजन इतना बड़ा था कि माना जाता है उन्होंने प्रयागराज में एक बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज भी उनका गोत्र विद्या और ज्ञान के निरंतर विस्तार का प्रतीक माना जाता है। इन शुरुआती ऋषियों के बाद चलिए अब देखते हैं बाकी के 4 मूल ऋषियों को जिन्होंने इस प्राचीन पारिवारिक वृक्ष को पूरा किया। 5वें हैं ऋषि गौतम, जो माता अहिल्या के पति थे। अगर आपको लॉजिक और जस्टिस यानी न्याय और तर्क का जनक ढूंढना हो तो वो यही है, क्योंकि उन्होंने ही न्याय शास्त्र की रचना की थी। उनके इस महान बौद्धिक योगदान के साथ साथ पौराणिक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि उनकी गहन तपस्या के कारण ही पवित्र गोदावरी नदी धरती पर अवतरित हुई थी। इसके बाद आते हैं ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया। भारतीय संस्कृति में इनका स्थान बेहद ऊंचा और पवित्र है। अत्रि गोत्र पूरी तरह से भक्ति और स्थिरता के मार्ग को दर्शाता है। इनकी कहानी इतनी शक्तिशाली है कि माना जाता है कि स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इनके घर दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था। अब मिलिए ऋषि जमदग्नि से। ये भृगु वंश के एक बेहद प्रतापी और अनुशासित ऋषि थे और साथ ही भगवान परशुराम के पिता भी थे। उनका जीवन कड़े नियमों और संयम से बंधा हुआ था। आज जो भी उनके वंशज हैं वे जमदग्नि या भृगु गोत्र के अंतर्गत आते हैं। ये गोत्र एकदम स्पष्ट रूप से कठोर अनुशासन और तेजस्विता का प्रतिनिधित्व करता है।
और 8वें है ऋषि अगस्त्य। इनकी विरासत सच में कमाल की है। उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत तक वैदिक संस्कृति को फैलाने का बहुत बड़ा श्रेय इन्हें ही जाता है। आपने वो मशहूर कथा भी सुनी होगी जहां उन्होंने अपने तपोबल से विशाल विंध्याचल पर्वत के अहंकार को शांत कर दिया था। आज भी दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण गोत्र अपनी उत्पत्ति का श्रेय इन्हीं को देते हैं। अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ 8 नाम नहीं है, ये 8 ऐतिहासिक स्तंभ हैं जो अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। भारतवर्ष की शिक्षा से लेकर गौतम के तर्क, जमदग्नि के अनुशासन और अगस्त्य के विस्तार तक, हर गोत्र अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और एक बहुत ही शक्तिशाली विरासत लेकर चलता है। पौराणिक कथाओं से बाहर निकलकर अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इस पूरी व्यवस्था के पीछे का असली ऑब्जेक्टिव विज्ञान क्या है? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है जो प्राचीन काल और आज के युग को जोड़ती है। हमारे समाज में एक नियम था कि एक ही गोत्र या समान वंश में विवाह नहीं करना चाहिए, और आज की आधुनिक जेनेटिक्स भी ठीक यही कहती है। विज्ञान स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि एक ही ब्लड लाइन में शादी करने से जेनेटिक बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हजारों साल पहले ऋषियों द्वारा बनाए गए नियम असल में डीएनए की शुद्धता बनाए रखने का एक बेहद उन्नत और वैज्ञानिक तरीका थे। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह हजारों साल पुरानी परंपरा आज हमारी जेनेटिक पहचान में कैसे जिंदा है। आज जब कोई अपना गोत्र बताता है तो वो महज एक शब्द नहीं बोल रहा होता, वो असल में अपनी एक अटूट डीएनए श्रृंखला की पुष्टि कर रहा होता है जो उसे सीधे वैदिक युग के एक विशिष्ट और महान पूर्वज से जोड़ती है। ये गोत्र प्रणाली एक तरह से हमारा प्राचीन जेनेटिक आइडेंटिफायर है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर का इतिहास कभी मिटा नहीं है, बल्कि वो आज भी हमारी नसों में बह रहा है। मानव वंश की इस गहरी और रहस्यमयी उत्पत्ति को समझने के बाद ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। जब आप अपने आधुनिक डीएनए और अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि आपकी इस अटूट प्राचीन श्रृंखला के बिल्कुल आरंभ में आखिर कौन सा महान ऋषि विराजमान है? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।